आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा आज अपने स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह मना रहा है। इस खास अवसर पर रांची स्थित विधानसभा परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के वीर गति प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों को सहायता राशि और मोमेंट देकर मुख्य रूप से सम्मानित किया गया। वहीं इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक राज सिन्हा को राज्यपाल को आज सम्मानित करने के साथ मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधानसभा कर्मियों, शहीदों के आश्रितों और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार और सदन को जनहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि ये आंदोलनकारियों की धरती है। इसके अलावा स्वागत संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने ये कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आज झारखंड विधानसभा के सभी वर्तमान एवं पूर्व माननीय सदस्यों समेत विधानसभा परिवार के सभी अधिकारियों, कर्मियों तथा राज्य के नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से झारखंड राज्य के निर्माण का निर्णय लिया। मुझे ध्यान है उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था और लोकसभा सदस्य के रूप में राज्य गठन के पक्ष में मत देकर झारखंड के निर्माण में मैंने भी अपना योगदान दिया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ें हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा में निहित है। जन्मा की शासन जनता की इच्छा से, जनता के हित में और जनता की भागीदारी से चले। आज हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और शक्ति पूरे विश्व के लिए आदर्श है। कितने सकारात्मक भूमिका में लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, कई सारे। आज के दिन में तो खबरें बहुत तेजी से आ जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जहां आज के दिन में भी बहुत ही मैं नहीं कह सकता कि मैं भी उतना सकारात्मक हो सकता हूं। उतना सकारात्मक लोग आज के दिन में भी काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल उलट चल रहा हो। और आज यही वजह है कि राज सिन्हा जैसे लोग उत्कृष्ट विधायक चुने जाते हैं। कल और कोई उत्कृष्ट विधायक चुना जाएगा, अगली बार और कोई चुना जाएगा। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। ये 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा पंचायत और नगर क्षेत्रों में शिविर लगाने का विस्तृत स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए जिले के वरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उधर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि इस बार पुलिस विभाग भी शिविर लगाएगा ताकि लोगों की थाना संबंधित समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा सके। शिविरों में 20 से 22 विभागों से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां योजनाओं की जानकारी, आवेदन और त्वरित सेवाएं उपलब्ध होंगी। 213 स्थानों पर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आम जनता को जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो सर्विसेज प्राप्त करने होते हैं, उसमें सभी जिला प्रशासन के सभी लोग मिलकर एक साथ, पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर सब एक साथ हम लोग वहाँ जमा होंगे, एकत्र होंगे, हमारे प्रतिनिधि रहेंगे और वहीं ऑन द स्पॉट उसका निपटारा करेंगे, पोर्टल पर एंट्री करेंगे। एक समय सीमा के अंदर हम कार्रवाई करके उन सभी समस्याओं का निपटारा करेंगे।
इस पे हम वहाँ पर एक हेल्प डेस्क सेंटर होगा, पुलिस सहायता केंद्र होगा, प्रचार प्रसार के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नुक्कड़ नाटक इन सब के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट इत्यादि का वितरण किया जाएगा। ये सब पूरा कार्यक्रम एक इंटीग्रेटेड वे में चलेगा। चाईबासा के तुईबीर पंचायत के बरकुंडिया गांव को 5 साल पहले एग्री स्मार्ट गांव घोषित किया गया था, लेकिन आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में नाली, रोड और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वो सड़क, नाली और पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एग्री स्मार्ट गांव घोषित होने के बावजूद भी ग्रामीणों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिली है। पानी की कमी के कारण वे ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की घोषणाएं केवल कागज़ों तक ही सीमित हैं और उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे और उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी खेती के लिए पानी की व्यवस्था करे और सड़क, नाली जैसी सुविधाएं प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अभी मैं खड़ा हूँ तुईबीर पंचायत के बरकुंडिया गांव में, जहां इस गांव को 5 साल पहले ही एग्री स्मार्ट गांव घोषित किया गया था और उसके बाद भी इस गांव का में सुधार नहीं आया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये यहाँ पे रोड का कमी है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह का रोड, ये पूरा कीचड़ भरा हुआ है। और आइए हम जानते हैं ग्रामीणों से कि क्या समस्या, यहाँ क्या क्या समस्या है, हम उनसे बात करते हैं। ये स्मार्ट गांव घोषित किया गया था, तो क्या यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या कमी है यहाँ पे? ये हमारे तुईबीर पंचायत के बरकुंडिया गांव है। इस गांव में खाद बीज तो किसानों को मिल जाती है, लेकिन पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे जो खेती सही ढंग से हो, सही तरीक़े से हो। एग्री स्मार्ट का हिसाब से जो गांव घोषित हुआ है, उस हिसाब से तो गांव में वो पानी नहीं होने के कारण खेती भी बढ़िया से नहीं हो रहा है, जिससे अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ सड़क भी 2004-05 में पीसीसी हुआ है। इसके बाद से अभी पीसीसी का काम हो ही नहीं रहा। 25 साल लगभग हो गया है ये पीसीसी बना हुआ था, अभी पूरा दब गया, मट्टी से पूरा खादो कीचड़ हो गया है। और यहाँ हर घर नल योजना के तहत एक पानी का सुविधा दिया गया है। उस पानी का नल का पानी रोड पे आ जा रहा है, जिससे रोड पूरा कादो कीचड़ हो गया। विकास ही है तो नाली का निर्माण भी नहीं हुआ, नाली अभी तक नहीं बना है। तो जब से इस गांव में स्मार्ट गांव घोषित किया गया है, तब से यहाँ पे कोई आया है कि नहीं इस समस्या को देखने के लिए या फिर ये सुधार लाने के लिए? इस समस्या को लेकर के एक बार केंद्र सरकार के कृषि सचिव आए थे, रेड्डी साहब, तो ग्राम सभा बैठक हुई थी। उसमें जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड अंचल अधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी लोग उपस्थित थे। बावजूद इस गांव को सिंचाई का सुविधा नहीं दिया गया है। और रास्ता का तो हम लोग देख सकते हैं, रास्ता किस हाल से हम लोग इस साहिबगंज जिले के जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा पचगढ़ गांव में बीती रात एक दर्दनाक घटना घटित हुई। गांव के 25 वर्षीय युवक गुलशन रविदास की गोली लगने से मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि गांव में पड़ोस में शादी समारोह था, जिसमें गुलशन सहयोग करने गया हुआ था। लगभग 1:30 बजे रात भोज समाप्त होने के बाद परिवार के सदस्य घर लौट आए, जबकि गुलशन पीछे से आने की बात कहकर वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद ही पड़ोसियों ने घर आकर सूचना दी कि गुलशन को गोली लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। गांव के लोगों ने बताया कि जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई दी, वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि गुलशन जमीन पर गिरा हुआ है और गंभीर रूप से घायल है। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जीरवाबाड़ी थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 3 सदस्यीय मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम करवाया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। जीरवाबाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बड़ा पचगढ़ कमरसी में एक व्यक्ति गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 1:30-2 बजे
रात की घटना है और कहाँ से किधर से गोली चली, वहाँ फंक्शन हो रहा था, बहुभोज हो रहा था। उसी क्रम में अंधेरा भी था, लोग जा चुके थे। उसी क्रम में 2-4 आदमी वहाँ खड़े थे, उसमें से एक आदमी गोली लगी, वो गिर जाते हैं। उसके तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस तत्काल पहुंचकर घटनास्थल से बयान लेकर कांड दर्ज कर अनुसंधान कर रही है और इस संबंध में जल्द ही खुलासा की जाएगी। चलिए अब बात करेंगे बिहार की। कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय दोनों विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्रेयसी सिंह ने कहा कि भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पसंदीदा विभाग माना जाता है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी और हर चुनौती का मजबूती से सामना करेंगी। खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है, मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम हैं। उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो इनके लिए एक सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से उस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों का सहयोग करना है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। इसके साथ ही विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। पंचायती राज विभाग में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश ने अपना पदभार संभाल लिया। दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इन दिनों काफी चर्चा में है क्योंकि न तो उन्होंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा है। कहा जा रहा है कि उन्हें 6 महीने के भीतर एमएलसी बनाकर मंत्री पद पर कायम रखा जाएगा। इसी वजह से उन पर परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं। दीपक प्रकाश की पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है और वे साधारण नेतागिरी वाले लिबास के बजाय पैंट शर्ट में पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे। वहां अधिकारियों ने उनका स्वागत बुके और गुलदस्ते देकर किया। पदभार ग्रहण करने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं। खबर कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत जुर्मानी मध्य विद्यालय का स्थानीय मुखिया संजय मल्होत्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुखिया संजय मल्होत्रा ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का भी स्वाद चखा। निरीक्षण के बाद मुखिया संजय मल्होत्रा ने कहा कि बेहतर शिक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए प्रिंसिपल से बात की है। हालांकि निरीक्षण के दौरान 2-3 कमियां भी विद्यालय में देखी गई। बता दें कि विद्यालय में 3 कमरे जर्जर की स्थिति में हैं। साथ ही विद्यालय में शौचालय का भी अभाव है। शौचालय बना तो है लेकिन वह भी जर्जर स्थिति में है। शुद्ध पानी पीने के लिए सिर्फ चापाकल है, जबकि वही भी गर्मी के दिनों में बंद हो जाता है। क्या के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या मामला है? जो सर के द्वारा आया गया, निरीक्षण किया गया। सर जो है बच्चों के साथ जो है मध्याह्न भोजन भी किए और मेरे यहाँ कुछ कमियां हैं। जैसे बिल्डिंग जो है बरसात में जो है 4 कमरे चूने लगते हैं। शौचालय की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, किसी तरह काम हो जाता है। और पानी की भी जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है, समरसेबल नहीं है। बरसात के दिनों में जो है, बरसात के पहले जो है पानी जो है हम लोग का लेयर भाग जाता है, तो दोनों चापाकल खराब हो जाते हैं। सहरसा में मोन्था चक्रवात का असर खेती पर दिख रहा है। बारिश से धान कटाई और गेहूं की बुआई 10 से 15 दिन देर से हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जिले में
24,000 मीट्रिक टन खाद और पर्याप्त बीज उपलब्ध हैं, इसलिए किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक 80% बीज किसानों में बांटा जा चुका है। चना, मसूर, सरसों और तीसी के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें विधायक शकुंतला पोर्ते के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप में जांच शुरू हो गई है। जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने विधायक को नोटिस जारी कर 27 नवंबर को समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। ये नोटिस हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद जारी किया गया है, जिसमें विधायक के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई थी। समिति ने विधायक को निर्देश दिया है कि वो अपने जाति प्रमाण पत्र के समर्थन में जिन दस्तावेजों का उपयोग किया है, उनकी मूल प्रति साथ लेकर उपस्थित हों। मैंने भी सुना है कई ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए हैं जिनकी जाति प्रमाण पत्र की बात सामने आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो जायज़ बात है वो किसी दल के हों, किसी दल के भी हों, जायज़ प्रतिनिधित्व के लिए जो समाज के वास्तव में उस श्रेणी के लोग हैं उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। अगर गलत प्रमाण पत्र किसी के पास है तो वो चुनाव रद्द होने चाहिए। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दत्तक पुत्र वसंत पंडो से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत की और उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने वसंत पंडो से मिलने की इच्छा जताई और कहा कि उन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं तो वे जरूर उनसे मिलने आती। अनुसुईया उइके ने वसंत पंडो के स्वास्थ्य की जानकारी ली और राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। वसंत पंडो ने उन्हें पंडो नगर आने का निमंत्रण दिया और उनका धन्यवाद किया। इस वीडियो कॉलिंग के दौरान दोनों के बीच गर्मजोशी भरा संवाद हुआ और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किए। अनुसुईया उइके ने वसंत पंडो को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शौर्यजीत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी लगभग 6 एकड़ पैतृक संपत्ति पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बिना सूचना दिए फेंसिंग तोड़ दी और संपत्ति की चोरी कर ली। शौर्यजीत सिंह ने बताया कि वे 11 नवंबर से 17 नवंबर तक दिल्ली में थे और उनकी अनुपस्थिति में कुछ लोगों ने उनकी ज़मीन की फेंसिंग काट दी और तोड़फोड़ कर दी। पड़ोसियों ने उन्हें फ़ोन कर इस घटना की जानकारी दी, लेकिन तब तक आरोपी फेंसिंग हटाकर भाग चुके थे। शौर्यजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि फेंसिंग काटने वाले व्यक्ति को राजस्व विभाग के अधिकारी ने कटवाया है, जबकि इस जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद भी राजस्व अधिकारी ने बिना नोटिस और जानकारी के फेंसिंग तोड़ दी और लोहे के एंगल को एसडीएम कार्यालय में रखवा दिया। शौर्यजीत सिंह ने बताया कि इस घटना से उन्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भारी क्षति हुई है। इस संबंध में जो है, जो जैसा कि आप मेरे को अभी बता रहे हैं, इस संबंध में ऐसा है कि जिनकी भूमि थी उनके द्वारा जो है न्यायालय एसडीएम में आवेदन लगाया गया था और एसडीएम न्यायालय से जो आदेश हुआ था उसके आधार पर भूमि स्वामी की भूमि में जो जिनकी भूमि है उनके द्वारा शिकायत किया गया था कि भाई मेरी भूमि में किसी के द्वारा तार घेरा लगा दिया गया है। एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद में उनकी भूमि से वो तार घेरा को हटा दिया गया। तो क्या उनको नोटिस दिया गया था तार घेरा? संबंधित को पहले भी एक बार बता दिया गया था, उसके बावजूद उनके द्वारा कोई हटाया नहीं गया था। उसके बाद में हमने विधिपूर्वक कार्रवाई की है। खैरागढ़ में एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव 2025 का समापन गरिमामय वातावरण में हुआ। अंतिम दिन नृत्य संकाय की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि विधायक यशोदा वर्मा रहीं। देश विदेश से आए कलाकारों सरोद उस्ताद सिराज अली खान, तबला उस्ताद पंडित संजू सहाय, कथक नृत्यांगना शमा भाटे, लोक कलाकार कविता वासनिक ने देर रात तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय संगीत की परंपरा को नई ऊंचाई दे रहा है और संगीत मन को शक्ति देता है।
हमारा ये कहना था कि इस महोत्सव के लिए हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता, तो कुछ तो ग्रांट हमें मिलनी चाहिए ना, खर्चा तो हम पूरा कर रहे हैं। तो ये एक तो हमने करा, बाकी हमने यही बोला कि हर विश्वविद्यालय में जो है ग्रांटें बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ मतलब 100 करोड़ और 200 करोड़ जैसे होती है, हमारे लिए बहुत ही कम, शायद 18 करोड़ है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारे भी विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों के ऊपर जाना चाहिए, ना कि नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये कला का संवर्धन कर रहा है, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो इसमें कल हमको ग्रांट की बहुत ज़रूरत है, और मिलेगी तो मैंने कहा फिर मैं आपको वो करके दिखा दूँगी जो यहाँ कभी भी नहीं हुआ हो। और आप लोगों ने देखा इसमें भी वही किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो फॉरेनर आर्टिस्ट अब तक कभी नहीं आए थे, जिसको कि मैंने बुलाकर, फॉरेनर को बुलाकर उनसे इंडियन म्यूजिक बजवाया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सॉन्ग है, जिला जो गान है वो उनसे बजवाया, और हमने अपने देश का मान बढ़वाया है। धन्यवाद भाई। चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। पालघर जिले की 4 सीटों पर चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। दहाड़ू में भाजपा और शिवसेना के बीच सीधी लड़ाई होगी, जबकि पालघर, जवाहर और वाडा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। दहाड़ू में भाजपा के भरत राजपूत और शिवसेना के राजू माछी के बीच मुख्य मुकाबला है। दहाड़ू में 27 नगर सेवक पदों के लिए 65 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में डोंगराले गांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर लोगों ने मालेगांव कोर्ट में धावा बोल दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस घटना में 3.5 साल की मासूम यज्ञा दुसाने के साथ बर्बरता की गई थी। दोपहर में खेलते समय बच्ची लापता हुई और जंगल के पास उसकी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के बाद पत्थर से सिर कुचलकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ है। अंबरनाथ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। एक टाटा नेक्सन कार के विपरीत दिशा से आ रही कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। कार चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जिसमें दिख रहा है कि कार तेज गति से आ रही थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया था। कार अंबरनाथ के शिवसेना नेता प्रमोद चौबे के नाम पर पंजीकृत है, जिनकी पत्नी सुमन चौबे दुर्घटना के समय गाड़ी में ही थी। सुमन चौबे ने पुलिस को बताया कि चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ गया होगा, जिससे उनसे ब्रेक की बजाय एक्सीलरेटर दब गया। वाहन विपरीत लेन में चला गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि चालक नशे में था, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। पनवेल शहर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार ने सामने जा रहे कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। अब बात करेंगे पंजाब की। अमृतसर शहर में शादीशुदा रिश्ते की इज्जत को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक 15 साल की शादीशुदा महिला को उसके पति ने एक होटल में किसी अनजान आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पति का कहना है कि उसे काफी समय से अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक था। कुछ लोगों से जानकारी मिलने के बाद उसने होटल में छापा मारा, जहां उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी से मिलती हुई दिखाई दी। पति ने रोते हुए मीडिया को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं। इतना सब होने के बाद भी मेरी पत्नी ने 4 महीने तक घर बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो गया।
अमृतसर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वकील भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले अमृतसर के एक मशहूर वकील के घर बड़ी चोरी हुई थी। चोर लाखों रुपए, कैश, सोना चांदी और घर में मौजूद पिस्तौल के साथ उनका लाइसेंस भी ले गए। वकील का कहना है कि घटना शनिवार को हुई जब वो अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। जब वो घर लौटे तो घर के दरवाजे और सामान बिखरा हुआ था। शक होने पर जब उन्होंने सीसीटीवी चेक करना चाहा तो पता चला कि चोर घर को बेसमेंट में ले जाकर अपने साथ ले गए। मीडिया से बात करते हुए वकील ने कहा कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज अमृतसर के नोवेल्टी चौक पर ट्रैफिक एजुकेशन सेल और लोकल एनजीओज ने एक बड़ा सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाया। इस कैंपेन के दौरान मीडिया की भूमिका की खास तौर पर तारीफ हुई, क्योंकि वो लोगों तक सेफ्टी मैसेज पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि बाजार में मिलने वाले अधूरे और नकली हेलमेट न सिर्फ किसी एक्सीडेंट में टूट जाते हैं, बल्कि उनके नुकीले किनारे सिर में चुभकर जान भी ले सकते हैं। बटाला के भीड़भाड़ वाले इलाके जालंधर रोड पर सेठ टेलीकॉम पर गोलियां चली। टेलीकॉम मालिक और कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौतम गुड्डू सेठ के जिला मीटिंग के दौरान कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टरों से लगातार धमकियां मिल रही थी। एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज मेरी दुकान पर गोली चलाई गई। जानी नुकसान तो नहीं हुआ से बच गए, लेकिन मेरा एक बेटा अक्सर उस जगह पर बैठता है जहां गोली चली। पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। वहीं डीएसपी सिटी संजीव कुमार ने कहा कि उन्हें गोली चलने की सूचना मिली थी और आकर देखा तो शोरूम का शीशा टूटा हुआ था। उन्हें पहले भी धमकियां मिलती रही हैं। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।